अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूट्रस की पैथोलॉजी। ठीक है, अब यूट्रस में हमारे पास सबसे पहले पैथोलॉजी करने से पहले हम लोग एनाटॉमी पे आते हैं। ठीक है, अब यूट्रस की हमारे पास 3 लेयर होती हैं। एक हमारे पास होती है एंडोमेट्रियम, जो कंपोस्ट बनी होती है बाय एक तो एपिथेलियम होता है, कोलमनर एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, नीचे लेमिना प्रोप्रिया होता है और ग्लैंड होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है जो देखो, इनर मोस्ट जो है वो हमारे पास एंडोमेट्रियम है, फिर उसके बाद मायोमेट्रियम है और फिर हमारे पास पेरीमेट्रियम है। ठीक है, जो हमारे पास जो मिडिल मोस्ट मायोमेट्रियम है ना, वो हमारे पास इसमें हमारे पास सब वास्कुलर लेयर होती है, वास्कुलर लेयर होती है, सुप्रा वास्कुलर लेयर होती है और एज वेल एज स्मूथ मसल भी तीनों लेयर में होता है। ठीक है, और फिर पेरीमेट्रियम होती है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं एंडोमेट्राइटिस पे। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस क्या है? एंडोमेट्राइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम जो है ना, हमारे पास एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट में हमारे पास न्यूट्रोफिल का काउंट नज़र आ रहा होता है मॉर्फोलॉजी में, क्रोनिक में हमारे पास प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स का काउंट नज़र आ रहा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें ना, पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करें एंडोमेट्राइटिस की, तो पॉजिटिव एजेंट में हमारे पास एक तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शनस एजेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन पेप्लोमा वायरस हो गया, हेर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नाइजीरिया गोनोरिया वगैरह हो गया। इसके अलावा हमारे पास एंडोमेट्राइटिस जो है ये इंट्रायूट्राइन जो वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स जो रह जाते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद, तो उनकी वजह से भी एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि डिस्मेनोरिया वगैरह होता है। इसके अलावा पेशेंट पे हमारे पास लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग आते हैं एडिनोमायोसिस। ठीक है, एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा होता है और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन मायोमेट्रियम। ठीक है, अब इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना वो हमारे पास हिस्टेरेक्टमी होती है। ठीक है, और पेशेंट में हमें मेनोरेजियस नज़र आते हैं, मतलब कि ब्लीडिंग जो है वो 7 दिन से ज़्यादा होती है। इसके अलावा डिस्मेनोरियाज होते हैं, इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और पेल्विस पेन वगैरह होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग आते हैं हमारे पास इंडोमेट्रियोसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूट्राइन पैथोलॉजी। ठीक है, अच्छा, इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ द यूट्राइन इंडोमेट्रियल टिश्यू अदर देन द यूट्रस। ठीक है, अगर यूट्रस में हमारे पास इंडोमेट्रियल टिश्यू, यूट्रस के अलावा अगर इंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और प्रेजेंट होगा ना, तो उसको हम इंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। अब जो इंडोमेट्रियोसिस है ना, ये इनफर्टाइल फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। ठीक है, अब साइड की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूट्रस है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा बनाया तो बस जस्ट बेयर इट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे लिगामेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो ये हमारे पास फिलिपिन ट्यूब में भी हो सकते हैं, ये ओवरी में भी हो सकता है, ये हमारे पास लिगामेंट्स में भी हो सकता है, ये जो यूट्राइन लिगामेंट्स होती हैं। इसके अलावा रेक्टो वेजाइनल जो सेप्टम होता है उधर भी हो सकता है। इसके अलावा रेक्टो यूट्राइन जो पाउच होता है जिसको हम डगलस पाउच कहते हैं, इसके अलावा उधर भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो पेल्विक पेरिटोनियम होता है उधर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें 4 थ्योरीज हैं। ठीक है, एक हमारे पास है रिगर्जिटेशन थ्योरी। रिगर्जिटेशन थ्योरी में क्या होता है कि हमारे पास बैक फ्लो होता है ब्लड का। ठीक है, फ्रॉम द यूट्रस इनटू द फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूट्रस है, यहाँ से हमारे पास जब इंडोमेट्रियम से ब्लड वो होता है ना, जब हमारे पास मेंस्ट्रुएशन होती है, इंडोमेट्रियल ब्लड निकलता है ना, नॉर्मली तो नीचे की तरफ जाता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लड जो हमारे पास होता है फिलिपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है ना। तो जब वो फिलिपियन ट्यूब में जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ इंडोमेट्रियल सेल्स भी जाते हैं, इंडोमेट्रियल सेल्स वहाँ पे जाके अपना एक वहाँ पे ग्रोथ शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिगर्जिटेशन थ्योरी हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर इस इंडोमेट्रियल टिश्यू इम्प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। ठीक है, बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी क्या होती है कि हमारे पास जो इंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं ना वो मेटास्टेसाइज करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक्स, और वो डिफरेंट साइट्स पे जाके फिर वहाँ पे
अपने इम्प्लांट्स लगाते हैं और वहाँ पे फिर ग्रोथ शुरू कर देते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या मेटाप्लास्टिक जो थ्योरी है ना, मेटाप्लास्टिक थ्योरी में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास पेरिटोनियम जो होता है ना, उसमें हमारे पास जो एपिथेलियम होता है उसको हम कहते हैं मेसोथेलियम, ठीक है। अब जो मेसोथेलियम होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें मेटाप्लेशिया आता है और वो हमारे पास ऐसा एपिथेलियम बन जाता है जो एंडोमेट्रियम की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसको हम मेटाप्लास्टिक थ्योरी कहते हैं। फिर लास्ट वाला जो है हमारे पास एक्स्ट्रा यूटेराइन स्टेम सेल थ्योरी ना। अब स्टेम सेल्स जो होते हैं ना वो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब स्टेम सेल्स अगर वो डिफ्रेंशिएट कर जाएं इनटू दी इंट्रोमेट्रियल सेल्स, ठीक है, और कहीं और साइड पे वो इम्प्लांट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेम सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं करेक्टरिस्टिक पे। अब नॉर्मली तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो इंडोमेट्रियल ओसिस होती है ना, ये हमारे पास नॉर्मल सेल्स की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि ये थोड़ा बहुत एबनॉर्मल होता है, इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस विच इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास अब वो एरोमेटेज का लेवल भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी एरोमेटेज देते हैं। इसके अलावा कॉक्स इनहिबिटर्स वगैरह, कॉक्स इनहिबिटर्स। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंडोमेट्रियम का तो हमें पता है काम क्या होता है कि वो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में उससे शेडिंग होती है और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह ये नॉर्मल फिनोमेना होता रहेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर फिलिपियन ट्यूब में हमारे पास ये इंडोमेट्रियल टिश्यू है और उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा कि फिलिपियन ट्यूब में हमारे पास ऐसे ब्लड का क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लड का क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, वो ऐसे इम्प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है, रेडिश ब्राउनिश इम्प्लांट्स होंगे। अगर वो ओवरी में बन जाता है तो वो हमारे पास जो है बिल्कुल ऐसे सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है फिल्ड विद द ब्लड, जिसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की अगर आप बात करो तो यही होता है कि लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्मेनोरिया होता है, इनफर्टिलिटी, पेल्विक पेन होता है और चॉकलेट सिस्ट वगैरह में नज़र आ रहे होते हैं इस पेशेंट में, ठीक है। दैट्स इट। बाकी जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया और बाकी डिफरेंट डिजीज़ जो होती हैं इंट्रोमेट्रियम वगैरह की और यूट्रस वगैरह की, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।